संगीत कैंसिल। अपनी बाहर हॉल में बैठे हुए चाय के सिप लेते हुए सुमित के बारे में ही सोच रही थी। वो खुश थी कि सोनम का ख्याल रखने के लिए और उसका हर हाल में साथ देने के लिए डुग्गू है उसके साथ। पर वो थोड़ी सी परेशान भी थी कि हर समय तो डुग्गू उसके पास नहीं रह सकता है ना, ये तो कतई संभव नहीं है। ऐसे में सोनम के साथ किसी को तो हर समय रहना ही पड़ेगा उसकी देखभाल के लिए, कम से कम तब तक जब तक कि वो यहाँ है इस शादी में, और फिर उसके बाद मथुरा में भी। बाद में जब वो वापस पुणे चली जाएगी तो फिर इतनी चिंता नहीं रह जाएगी। पर ये तो आगे ही पता चलेगा कि समय का ऊंट किस करवट बैठता है। अक्सर जो सोचा जाता है वो कहाँ होता है, और जो कभी सपने में भी नहीं सोचते वो अनएक्सपेक्टेड रूप से हमारे सामने हो जाता है। भविष्य की उथल पुथल से अनजान सभी लोग अव्यंग की शादी की तैयारियों में जुटे थे। अगली सुबह सारी यूथ बटालियन और हमारी दादी, खबरदार जो कोई हमारी दादी ने बुड्ढा बोल लिया, अरे बुड्ढा हुआ थारा बाप, थारी माँ और थारा सारा खानदान। ना 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 ससुर जे, हम तो कतई ना कह रहे, जे तो हमारी दादी की तरफ से तुम सबके लिए छोटा सा मैसेज था। ए बस समझदार को इशारा ही काफी से। तो सारी की सारी यूथ बटालियन और हमारी दादी सोनम के कमरे में जमा थी उसके हाल चाल लेने के लिए। कविता जी, रागिनी जी, अनुराधा, उपासना जी भी उन सब के पीछे पीछे आ गई थी। सब सोनम की खैर खबर लेने के लिए बेचैन दिख रहे थे, पर सोनम की नजरें तो अपने साहिब को ढूंढ रही थी। आप कहाँ हैं साहिब? हमारी सुबह तो आपको देखकर ही मुस्कुराएगी ना। सोनम ने अपने मन की बात अमित तक पहुंचा दी थी। आपके दिल में जरा अपने राइट साइड नजरें इनायत कीजिए। सिर्फ आपको ही नहीं, इस डेविल को भी अपनी एंजल के रूहानी नूर को अपनी आंखों में भरने का इंतजार है। अमित ने मनी मन मुस्कुराते हुए सोनम की बात का जवाब दे दिया। सोनम ने जैसे अपनी राइट साइड देखा, डेविल दादी की चेयर के पीछे खड़ा हुआ उसे इत्मीनान से देख रहा था। सुमित की नजरें कुछ पलों के लिए आपस में उलझी और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करके मुस्कुरा उठे दोनों। छोरी बतानू कैसा लाग रहा सर? दादी ने सुमित के आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाले प्रोग्राम में खलल डालते हुए कहा। हम ठीक है दादी, और आप सब हमारे साथ हैं तो हमें हो भी क्या सकता है। सोनम ने अपने चेहरे पर अपनी चिर परिचित मुस्कान लाते हुए कहा। कविता जी ने सोनम के गाल छूकर प्यार से कहा कि तुम कुछ देर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर यहीं भिजवा देती हूँ। हाँ पर माँ, हम बीमार नहीं है जो हमें आराम करना है, हम ठीक है एकदम। सोनम ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा। वही तो माँ कह रही सी इतनी देर से, पर हमारी बात कोई सुना ही कोई। दादी ने तपाक से कहा। अच्छी खासी छोरी नु घड़ा बीमार बनाकर बिस्तर पर टांग दिया सा। दादी ने मुंह दबाकर कहा। वैसे दादी, बीमार होकर लेटने का और फिर सबसे अपने मन की बात मनवाने का आइडिया कहीं आपने तो नहीं दिया है ना सोनम को? अमित ने धीरे से दादी के कान में फुसफुसाया। क्या बात कर रहा सच हो रहा है? मोहथारे नो भाणे बाज लागे सर। दादी अगले पल सीरियस हो गई थी। झूठी सही, उससे कम भी नहीं आप। अमित भी कहाँ कम पड़ रहा था। छोरे जय माँ यो नाटक कोणी करती तो फिर था, और यो छोरी आज एक साथ होते कोणी। दादी ने एहसान जता दिया था डेविल के ऊपर। हाय दादी मेरी जान, इसी बात के लिए तो आपके 100 खून माफ है। अमित ने दादी को जोर से गले लगाकर उनके गालों को चूम लिया था। अरे छोरे छोड़ मन्ने, क्या हमारा दम घोट के बड़ा मारना चाहे से, पर माँ इतनी जल्दी मरने वाली कोणी। दादी ने डेविल की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे मरे आपके दुश्मन दादी, आपको तो अभी अपने नाती पोतों को भी खिलाना है और उन्हें मेरी तरह नहीं मुझसे भी बड़ा डेविल बनाना है। अमित अपनी धुन में दादी के साथ लगा हुआ था, बिना ये सोचे कि वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ही शरारत से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सोनम तो उसकी बातें सुनकर शर्म से अपनी पलकें भी नहीं उठा पा रही थी। डुग्गू, तेरा प्लान कुछ ज्यादा ही सुपर स्पीड से नहीं आगे जा रहा है? थोड़ा ठंड रख ले भाई, सब तुझे ही देख रहे हैं। पुलकित ने अमित के कंधे को हौले से दबाकर उसके कान में धीरे से कहा। अब जैसी डुग्गू की नजरें और ध्यान सामने की तरफ सबकी तरफ गया। मैं अभी आया, एक इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, कहते हुए अमित वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था निकल गया। उसकी जाते ही अब तक जो लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे वो अब जोर जोर से हंसने लगे थे, और उनमें सबसे आगे दादी ही थी। सोनम ने तो शर्म के मारे खुद को प्रिया की बाहों में छुपा लिया था। वहीं बाहर गैलरी में खड़ा डुग्गू भी अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। दादी की मस्ती की वजह से बना खुशी का माहौल उस समय थोड़ा सा टेंस्ड हो गया था जब दूल्हे राजा के लिए जरूरी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मयंक सत्येंद्र जी के साथ सोनम से मिलने चला आया था। उसके पीछे पीछे पूनम जी और सुधा जी भी थी, और सबसे पीछे योगेश और अदम्य आ रहे थे। अदम्य को देखते अमित की त्योरियां एक बार फिर से चढ़ गई थी, पर फिलहाल वो खामोश होकर अपनी गैंग के पास आकर खड़ा हो गया था। कैसा है मेरा बच्चा? मयंक ने सोनम को अपने अंक में छुपा लिया था। सत्येंद्र जी भी सोनम के सामने ही बैठे हुए पनीली आंखों से उसे देख रहे थे। भाई पापा, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, देखिए ना आपके सामने भले चंगे बैठे हुए हैं। सोनम ने मुस्कुराते हुए अपने भाई और पापा को दिलासा देते हुए कहा। बाकी पीछे खड़े अदम्य को देखकर एक बार की उसका मन कांप ही गया था। वो तो देख ही रहा है मुझे, मयंक ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। आज तुम कुछ नहीं करोगे और कहीं नहीं जाओगे, तुम अपने कमरे में ही रहो, और तुम्हें यहीं तुम्हारी जरूरत का हर सामान मिल जाएगा। आज का संगीत का प्रोग्राम भी कैंसिल है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी सलामती के। मयंक ने सोनम के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मयंक की बात सुनकर वहाँ हर कोई हैरत में पड़ गया, और दादी, उनका तो चेहरा ही उतर गया था। पर भाई, हम कोई बीमार नहीं है, सोनम ने छोटे बच्चे की तरह पैर पटकते हुए कहा। लेकिन छोटी, कल इतना कुछ हो चुका है, और वो भी तुम्हारे साथ, और तुम फिर भी सोचती हो कि मैं अपनी शादी का जश्न मनाऊंगा? कुछ लोग तो शायद फिर से बस इसी ताक में है कि एक बार फिर से इन सब तामझाम में मैं बिजी हो जाऊंगा और उन्हें फिर से मौका मिल जाएगा तुझे चोट पहुंचाने का। मयंक ने इनडायरेक्टली ही पूनम, सुधा और सबसे पीछे खड़े अदम्य और योगेश की तरफ गुस्से से नजर तरीरते हुए कहा। भाई, हम समझ सकते हैं कि आप हमारे लिए इतना परेशान हैं, पर हमारे बारे में भी तो सोचिए आप। सोनम ने मयंक की तरफ उदासी से देखते हुए कहा। तेरे लिए ही तो सोच रहा हूँ बिट्टू। मयंक ने उसकी चिन पर अपना हाथ रखते हुए कहा। नहीं भाई, हमें ये सब नहीं चाहिए।
अगर हम कुछ समय और इस बिस्तर पर पड़े रहे ना तो हम सच में बीमार पड़ जाएंगे। हमें आपकी शादी के संगीत में खूब मस्ती करनी है, और अगर आप ये संगीत पार्टी होने ही नहीं देंगे तो फिर। मासूमियत से उसने कहा, हम अपनी ड्रेस कब पहनेंगे जो हम अपनी भाभी के साथ खास संगीत के लिए खरीद कर लाए थे? हमारे डांस का क्या होगा जिसका हम आलू के साथ इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हमें आपकी शादी के संगीत में डांस करना है, और ये सब हम इस बिस्तर पर लेटे हुए नहीं कर सकते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग भाई बहन की इस मीठी सी तकरार को बड़े मजे से सुन रहे थे और देख भी रहे थे कि सोनम अपने मंकी भाई के सामने बिल्कुल एक छोटी बच्ची बन जाती थी, जिसे बस कैसे भी करके अपनी बातें मनवानी थी। और मयंक एक बड़े और जिम्मेदार भाई की तरह उसकी हर बात ध्यान से सुनता भी था और उसे मानता भी था। अमित भी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, पर सोनम की डांस प्रैक्टिस की बात सुनकर वो चौंक गया। अबे तेरी की, ये सब कब कर लिया आपने प्रिंसेस? मुझे बताया भी नहीं। नॉट फेयर मिसेस रघुवंशी, अमित ने मनी मन कहा और शिकायती लहजे से सोनम की तरफ देखने लगा। पर इस समय सोनम का ध्यान आज शाम की संगीत पार्टी को बहाल कराने में ज्यादा था, बजाय इसके कि वो अमित के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर उसे समझ सके। देखिए ना माँ, भाई को समझाइए ना आप, सोनम ने कविता जी की तरफ मनुहार करते हुए कहा। पर पूनम को लगा कि शायद सोनम उससे कह रही है, और वो बेभूली में कुछ कहने ही जा रही थी कि तब तक कविता जी ने सोनम की तरफदारी करते हुए कहा, अरे मान जाइए ना मयंक बेटा जी, मेरी बच्ची का दिल रख लीजिए। कविता जी के इतना कहते ही पूनम जी खामोशी से अपनी जगह पर खड़ी रह गई। भाई प्लीज हाँ कर दीजिए ना। इस बार सोनम के साथ अंजलि और रश्मि भी बोलने लगी थी। अरे हाँ रे छोरे, काय वास्ते इतनी जिद लेकर बैठा सा? दादी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाए हुए मयंक की तरफ देख रही थी। अच्छा ठीक है, मयंक ने जैसे ही मुस्कुरा कर कहा ये। अंजलि और रश्मि दोनों खुशी के मारे चिल्लाई उठी, लव यू भाई, आप ना दुनिया के बेस्ट भाई हो। सोनम मयंक के गले लग गई थी। अच्छा आप ये मस्का लगाना बंद करो और मुझे प्रॉमिस करो कि कोई भी काम हो अकेले कहीं नहीं जाओगी। अंजलि या रश्मि या फिर प्रिया को साथ लेकर ही जाओगी और इन्हीं लोगों के साथ रहोगी। अगर ये प्रॉमिस कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर संगीत कैंसिल। मयंक ने सोनम के आगे अपना हाथ करते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस भाई, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। सोनम ने खुशी खुशी मयंक को प्रॉमिस कर दिया। आई विल किल यू। लो भाई, संगीत पक्का हो गयो से तो फिर कोई माने नु चाय पिला दे। मारे राम जी वानु घड़ा भला करेंगे। दादी ने एक और खड़ी कविता रागिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ बिल्कुल, और सिर्फ चाय नहीं, आपके लिए तो स्पेशल पनीर पराठे बनवाए और वो भी एक्स्ट्रा मक्खन के साथ। कविता जी ने अपनी सास को लाड़ लड़ाते हुए कहा, अरे हमारा राम जी बिंदड़िए था मारे नु घड़ा मक्खन खिला के मोटा करे चाय से। दादी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, नातिन का संगीत है आज माँ, थोड़ा मक्खन खा लो, नहीं तो फिर डांस करने की एनर्जी कहाँ से मिलेगी। उपासना जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे हमारे नु यो सब की कोई जरूरत ना, माँ तो ऐसे ही चुस्त दुरुस्त से था। सब तो अपनी अपनी चिंता करो, जो जरा सा काम ज्यादा हो जाने पर ही अपने घुटने और कमर लेके बैठ जावे से और चीख पुकार मचा देते से। अरे हमारा राम जी, हमारी कमर और घुटने ते गए से, घना दर्द हो रहा से। दादी ने वहाँ मौजूद अपनी सभी बहुओं को निशाने पर लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है माँ जी, अब चलिए आप नाश्ता कर लीजिए और अपनी दवा भी ले लीजिए, फिर हम सब भी अपने अपने काम में जुट जाएंगे। कविता जी ने दादी के आगे हथियार डालते हुए कहा, तुम हाँ कट्ठे मना किया से, खुद ही अठे से हिड़ने का नाम कौन ही ले रही से और मारे नु बता रही से। दादी धीरे धीरे बोलते हुए वहाँ से चली गई और उनके पीछे पीछे कविता जी, रागिनी जी, अनुराधा, उपासना और सभी बाकी के लोग भी जाने लगे। अदम्य भी कुछ सोचते हुए कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गया था कि तभी उसे डेविल की कॉल आई और वो ठिठक कर रुक गया। तो सोच रहा होगा ना कि आज किसी ने भी तुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। अमित उसके ठीक सामने खड़ा था। अमित की बात सुनकर वो एक बार को थोड़ा सा घबराया, पर फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला कि अदम्य अग्निहोत्री के गिरेबान पर हाथ डालना हलवा समझ रखा है क्या? सबके सामने बोलने के लिए कुछ प्रूफ भी होना चाहिए ना। अदम्य ने बेशर्मी से बत्तीसी निपुरते हुए कहा, ना बबुआ, डेविल को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। तू आज क्यों बचा है इसका जवाब तुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस जब तक तू अपनी खैर बना ले, जितने रसगुल्ले खाने ना खा ले, क्योंकि अस्पताल में तो बहुत दिनों तक लिक्विड डाइट पर रहने वाला है। क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए थोबड़े और बत्तीसी का सही सलामत होना बहुत जरूरी होता है और बहुत जल्द तेरे थोबड़े का नक्शा बदलने वाला है। बस तेरी उल्टी गिनती शुरू अब से, टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8, डेविल विल रिटर्न। अमित ने उसकी शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए कहा। अदम्य ने अपने कॉलर को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, ये धमकी किसे दे रहा है तू? अदम्य किसी अरे गैरे की धमकी से डरने वालों में से नहीं है। रह गई बात अस्पताल जाकर लिक्विड डाइट लेने की, तो वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या खाता और क्या पीता है। फिलहाल तो तू अपनी एंजल के बारे में सोच, कहीं इस बार वो होश ही में ना आए। अदम्य ने मक्कारी से हंसते हुए कहा, आई विल किल यू यू बास्टर्ड। सोनम को अगर तूने इस बार हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने खुद से और सोनम से कोई वादा किया था। अमित ने उसकी गर्दन दबोच ली थी गुस्से से। अदम्य खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गो गो की आवाजें निकाल रहा था। अरे नहीं अमित, छोड़िए इसे, अगर ये ऐसे मर गया तो बहुत ही आसान सजा होगी इसके लिए, बिट्टू को दर्द देने के लिए। मयंक ने अमित को अपने साथ पीछे करते हुए कहा, अरे समझाओ भाई इसे, हर बात पर इतना हाइपर होना ठीक नहीं है। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो सच हो सकता है, बस उसी के लिए तो इसे बिहेव करने को कह रहा हूँ। अदम्य कमीनेपन की सारी हदें क्रॉस कर रहा था। इनफ अदम्य, जस्ट शट अप, ओके, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे पता है कि तुम किसके बल पर यहाँ इतना कूद रहे हो, पर शायद तुम ये भूल रहे हो कि मेरे लिए बिट्टू से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है, वो भी नहीं जिसकी तुम्हें शह मिली है।
तो बस आज का दिन यहाँ मेहमान बनकर शराफत से गुजार लो और कल शादी होते अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। दिस इज माय फाइनल एंड लास्ट वार्निंग फॉर यू। मयंक ने अदम्य की तरफ जलती हुई नजरों से देखते हुए कहा, एंड डोंट इवन डेयर टू थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। अमित ने भी लगे हाथों उसकी गालों को थपथपाते हुए कहा और डेविल स्माइल देते हुए वहां से चला गया। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर डेविल, ये बैड बॉय क्या करेगा। तेरी आंखों के सामने अगर तेरी एंजल की आंखों में आंसू ना ला दिए ना, तो फिर मैं भी बैड बॉय अदम्य अग्निहोत्री नहीं। अदम्य ने अपने कॉलर को झटकते हुए कहा और वहां से लहराते हुए चला गया। अरे जिज्जी, तुम इतने हमारे कमरे में क्या कर रही हो? सुधा ने जब पूनम जी को अपने कमरे में खड़ा हुआ पाया तो वो समझ नहीं पाई कि पूनम खुद उसके कमरे में क्यों आई है। क्यों नहीं आ सकती क्या? पूनम जी ने भी थोड़ा तुनकते हुए कहा, अरे नाना जिज्जी, जे तुम कैसी बातें कर रही हो, भला तुम्हें कौन मना कर सकता है, तुम आ तो जहाँ मन वहीं आ जा सकती हो। सुधा ने पूनम की चापलूसी करते हुए कहा, वैसे भी तुम्हारे जैसे काम है ना आजकल, मुझे तुम्हारे पास तो आना ही था सुधा। पूनम ने एक आंख ऊपर चढ़ाते हुए कहा, क्या बात है जिज्जी, आज तुम हमें ऐसे काहे बोल रही हो? लगातार किसी ने हमारे खिलाफ तुम्हारे कान भरे हैं। सुधा भाप गई थी कि शायद पूनम उससे किस बारे में बात करना चाहती थी। सुधा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात करने आई हूँ। कि अदम्य को तुमने यहाँ क्यों और क्या कहकर बुलाया? पूनम जी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे पूछ लिया था। हाँ, हमने तो सुधा कुछ याद करते हुए बोली कि कहा जिज्जी, तुम कैसी कैसी बातें करती हो। अब मयंक लल्ला को शादी का निमंत्रण भरतपुर तुम्हें खुद ही तो भेजा, तो फिर वहाँ से शादी में शामिल होने कोई तो आएगा ही, तो अदम्य लल्ला आ गए। सुधा ने जबरन बत्ती सी निकालते हुए कहा, तो फिर वो शादी में शामिल होना, इस शादी से बाहर की बातों में वो क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है? पूनम के स्वर में नाराजगी थी और ये बात सुधा अच्छी तरह से जान रही थी। अजय का बात कर रहे हो तुम जिज्जी? हमें तो कछु समझ में नहीं आ रही। सुधा मासूम बनने की कोशिश कर रही थी और अपने चेहरे की मक्कारी कहाँ छुपा पाती जो उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। शादी मयंक और अवनी की है तो फिर वो सोनम और अमित की जिंदगी में क्यों दखल दे रहा है? क्या इस बारे में तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? पूनम का सीधा सीधा आक्षेप सुधा की जान सुखा गया था। हमें क्या पता जिज्जी, सुधा हकलाती हुई बोली। अदम्य लल्ला की आदत तुम जानती हो, वह ससुर लड़कियों के मामले में कितना लीचड़ है। सुधा अदम्य की आदत के बारे में कुछ ऐसे बता रही थी जैसे वो उसकी खामी की नहीं खूबी की बात कर रही थी। और फिर भी तुमने अदम्य की इस घटिया आदत को जानने के बाद भी उसे यहाँ दिल्ली बुला लिया मयंक की शादी में, ये जानते हुए भी कि मयंक की जान बसती है सोनम में और वो अदम्य सोनम के ऊपर ही अपनी गंदी नजरें रखे हुए है। पूनम ने सुधा को बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा, हम उस अदम्य को समझाएंगे, तुम चिंता न करो जिज्जी। सुधा को अपनी जान बचाने का फिलहाल कोई और दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा था। समझा देना उसे कि मयंक की शादी में उसका भाई बनकर शामिल हो तो ठीक है, अगर उसका बिजनेस राइवल बनकर उससे पुरानी रंजिश काटने की सोच रहा है ना, तो उससे पहले उसे पूनम से यानी उसकी माँ से निपटना होगा। पूनम जी ने सुधा को दो टूक शब्दों में समझा दिया था। हाँ जिज्जी, हम बिल्कुल ऐसे ही समझा देंगे बा मोड़ा को, जाने तो आते ही चरस बोए दे है हमारी जिंदगी में। सुधा ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, हम अबे बा अदम्य को समझा के आ रहे हैं। सुधा वहाँ से टरकने के लिए अपने पैरों को आगे बढ़ाई रही थी कि और हाँ, उस कनाडा रिटर्न को ये भी समझा देना कि वो सोनम से भी जितनी दूरी बनाकर रखेगा उसके यहाँ से सही सलामत वापस जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस बार पूनम ने सुधा के होश उड़ा दिए थे, पर पूनम बिना इस बात पर ध्यान दिए हुए कि उसकी ये बात सुनकर सुधा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, वहाँ से जा चुकी थी। हाय हाय मुरली मनोहर, आज पूनम जिज्जी का कह गई, इन्हें कब तक बाप बिना खानदान की मोड़ी की इतनी चिंता होने लगी। सुधा के दिमाग की सारी नसें हिलने लगी थी, पर अभी तक वो पूनम की कही हुई बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। खैर, जब बात को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो वह अदम्य को देखें चल के। जिस बात के लिए इसे बुलाया था उसे करने के बजाय जे बाप बिना खानदान की मोड़ी के पीछे पड़ू है, और आज इस चक्कर में पूनम जी ने हमें इतनी सारी बातें सुनाई दी। सुधा खुद में बड़बड़ करते हुए वहाँ से अदम्य के कमरे की तरफ चली गई। अदम्य अपने कमरे में बैठा हुआ फोन पर कुछ देख रहा था। अदम्य लल्ला जे तुम कहाँ कर रहे हो? सुधा ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। कहाँ क्या कर रहा हूँ मौसी, और वैसे भी अभी तक मैंने कुछ किया ही कहा। जिस दिन कुछ करूंगा उस दिन तो सारी दिल्ली में अदम्य अग्निहोत्री के नाम के चर्चे के साथ पर्चे भी बढ़ जाएंगे मौसी। अदम्य ने अपनी शेखी बघारते हुए कहा, ज्यादा ना उड़ो लल्ला, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे कितने चर्चे और पर्चे बट रहे हैं। सुधा ने मुंह तोड़ते हुए कहा। अदम्य उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। अच्छा जय सब बातें छोड़ो, जय बताओ कि तुम जा सोनम के ऊपर काय के लाए इतने फिदा हुए जा रहे हो? सुधा ने अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखते हुए पूछा। जा काम के लाए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया तो वो करो और कट ले जहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी कुटाई हो जाए। सुधा ने उसे चेताते हुए कहा। आया तो था यहाँ पर आपके हिसाब से काम करने के लिए, पर अब। अदम्य ने एक नजर सुधा की तरफ देखा और फिर चुप हो गया। पर अब का तुम्हारा प्लान चेंज हो गया है? सुधा को लगा कि शायद अब अदम्य उसके हिसाब से काम नहीं करने वाला है। नहीं, दिल आ गया आपकी उस बिना खानदान की मोड़ी पर। अदम्य ने बेहयाई से हंसते हुए कहा। गंदे इरादे। अदम्य की बात सुनकर सुधा के होश उड़ गए थे। हाय तू होश में तो हो लल्ला, नेक समझ के बोला करो। वो काहे से कि अगर तुम्हारी बकवास मयंक लल्ला ने सुन ली ना तो तुम आओ तो वो जो हाल करेंगे सो करेंगे, हमें और 12 के भाव में निपटाए देंगे। सुधा ने घबराहट से इधर उधर देखते हुए कहा और जल्दी से उसके कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। क्या बकवास कर रही हैं आप मौसी जी? वो मयंक वो है वही राम बना फिरता है, आज के जमाने के रावण का, यानी कि मेरा सामना नहीं कर पाएगा। अरे पर हमने तो तुम्हें यहाँ सोनम को पूरे समाज रिश्तेदारों के सामने जलील करने के लिए बुलाया था।
उसे दिमागी रूप से इतना परेशान करने के लिए कहा था कि वो खुद को मयंक लल्ला और उसकी जिंदगी में रहने के लायक ही ना समझे और वो मयंक लल्ला की जिंदगी से बाहर निकल जाए और मयंक इन सब बातों का जिम्मेदार पूनम जिज्जी को समझकर उनसे अपने रिश्ते तोड़ ले और ऐसे में पूनम जिज्जी को हम बहुत अच्छे तरीकों से अपने कहे कब्जे में कर सकते हैं। पर तुम्हें तो वहाँ मोड़ी के प्यार का रोग लग गए हो है। सुधा ने अदम्य को अपनी फ्यूचर प्लानिंग समझाते हुए कहा था। अरे मौसी जी, आप चिल मार कर बैठो ना, वो सब भी होगा जो आप चाह रही हैं, पर मैं जब इतनी मेहनत करूंगा तो फिर उसका कुछ मेहनताना भी तो मिलना चाहिए ना मुझे। अदम्य की आंखों में एक अजीब सी वहशीपन की चमक दिख रही थी। पर अदम्य लव वाह मोड़ी की तो सगाई हो चुकी है अवनी के भाई से, का नाम है वाकू। अरे सुधा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ याद आया, अमित से। सोनम की तो अमित से सगाई हो चुकी है, तुम कहाँ वाह मोड़ी के चक्कर में पड़े हो। तुम्हारे लिए तो हम मथुरा की और भरतपुर की एक से बढ़कर एक खानदानी मोड़ इनकी लाइन लगा देंगे। छोड़ो वाके। सुधा ने इस तरह से मुंह बनाते हुए कहा था कि जैसे सोनम कोई हिकारत से देखी जाने वाली निर्जीव चीज है। ओह तो स्वीट हार्ट उस डेविल की एंजल है। तभी साला सोनम का नाम लेते एकदम से खुलबुलाने लगता है। नॉट बैड। अदम्य ने सुधा के कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए मक्कारी से हंसते हुए कहा, आप तो जानती हैं मौसी, अदम्य अग्निहोत्री बैड बॉय को जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसे पाकर ही दम लेता है, और जब वो चीज़ ज़बरदस्ती छीन कर हासिल होना तब तो उसे पाने का मज़ा और डबल ट्रिपल हो जाता है। आए पर अदम्य लल्ला, वो तो अमित की मंगेतर है, तो फिर तुम उस मोड़ी से कैसे? सुधा का दिमाग चकरा रहा था। अरे आपसे किसने कह दिया कि मैं स्वीट हार्ट से शादी करना चाहता हूँ? वो तो वैसे भी मेरे और मयंक के बीच की लड़ाई का एक मेन मोहरा है, तो अब तो वो उस एरोगेंट लड़की की जिंदगी से भी जुड़ी है, तो फिर तो उसे मुझे हर हाल में हासिल करना ही है, तभी तो मैं अपने दोनों दुश्मनों को एक साथ पटखनी दे पाऊंगा। अदम्य के शैतानी दिमाग में एक बार फिर से शैतानियत हावी हो रही थी। सुधा अब भी नासमझी वाले भाव से अदम्य की तरफ देखे जा रही थी। अरे डोंट वरी मौसी, ये सब आपकी समझ में नहीं आएगा, अगर आता होता तो आप आज मेरी जगह होती। अदम्य ने सुधा की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा और हंसते हुए वहां से चला गया। जय मोड़ा तो हमारी लुटिया डुबो के ईमानों को, हमने कौन सी घड़ी में जा मोड़ा को अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया हो, तो मुरली मनोहर बचा ले हमें, ये तो हम पे सबके सामने जूता पड़वाए गए, वही काम कर रहा है ये। अगर सोनम के चक्कर में जहाँ मोड़ा ने मयंक को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो फिर पूनम जिज्जी तो हमें सीधे गांव का रास्ता दिखाई देंगी और हमारे शांतिवन में ऐश करवे के सपने धरे के धरे ही रह जाएंगे। सुधा अपने सर पर हाथ धरे ये सब सोच सोचकर पसीना पसीना हुए जा रही थी। उधर वो विलायती बिल्ला सोनम की खुशबू सूंघते सूंघते एक बार फिर से अस्थाना हाउस के सुंदर से गार्डन में पहुंच गया था। उस समय कुछ छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। हाँ सही पकड़े, अर्नव भी था वहाँ पर, और सारे AFMCN लड़के वहाँ बच्चों के साथ बच्चे बने खेल रहे थे। थोड़ी दूरी पर बैठी हुई लड़कियां भी अपनी अपनी मेहंदी का रंग एक दूसरे को दिखाते हुए आज शाम की संगीत पार्टी के लिए अपने अपने परफॉर्मेंस की बातें भी करती जा रही थी। अमित और सौरभ बच्चों के साथ बिजी थे और पुलकित और रवि दोनों अपने अपने टारगेट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो दूर से ही सही पर एटलीस्ट मेहंदी का रंग और डिजाइन तो दिखाई सकती हैं। कल रात में हड़कंप मच गया था और आज सुबह भी सभी लोग सोनम की वजह से फिक्रमंद थे, तो किसी को भी अपने टारगेट की मेहंदी देखने का टाइम ही नहीं मिला था। पर हाय रे किस्मत, आज भी सब टारगेट्स का ध्यान शाम को होने वाले संगीत फंक्शन और उसमें पहने जाने वाले कपड़े और डांस परफॉर्मेंस के ऊपर ही था। बेचारे रवि और पुलकित इशारे कर करके थक गए, लेकिन रश्मि और प्रिया तो जैसे जानबूझकर उन दोनों को इग्नोर कर रही थी। हद तो तब हो गई जब प्रिया ने पुलकित की तरफ जीभ निकालकर उसे चिढ़ा दिया, तेरी तो पियो की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबा पुलकित देव को ना तुमने कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया, तुझे डेमो दिखाना ही पड़ेगा। पुलकित ने मनी मन सोचते हुए रश्मि के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए प्रिया की तरफ देखा। भैया भैया, आपकी तरह हमें भी पुशअप करना सिखाइए ना, वहाँ मौजूद एक बच्चे ने अमित से कहा। अरे तुम लोग अभी छोटे हो, अभी से कहाँ तुम लोग पुशअप्स के चक्कर में पड़ गए, सौरभ भाई घास पर लेटते हुए बोला। तो आपसे पूछ भी कौन रहा है, फालतू में ना ज्यादा चिचा बनने की कोनो जरूरत नहीं है आपको। अर्नव ने तपाक से सौरभ को टका सा जवाब दे दिया। अर्नव की बात सुनकर सौरभ का मुंह उतर गया और बाकी के लड़के हंसने लगे। सौरभ ने तुरंत रिएक्शन दिया, ओए भूतनी के, तुझे मुझसे क्या दिक्कत है वे? इन सबसे बड़े कायदे से बात करता है तू, और मुझे क्या तू फ्री का चंदन समझता है जो बस घिस लेता है जब भी तेरा मन होता है? अरे अरे सौरभ भैया, काहे गुस्सा कर रहे हो? अर्नव दांत निकालते हुए बोला। वो कहा है ना कि ससुरा मन तो बहुत करता है कि हम तुमसे कायदे से बात करें, पर तुम्हारी शकल देखकर अपने आप ही मस्खरी करे का मन हुए जाता है। अर्नव ने बहुत ही मासूमियत से कहा। अच्छा तो यह बात है, सौरभ बेख्याली में बोल गया, पर बाकी के लड़के धीरे धीरे मुस्कुराने लगे थे। तभी सौरभ ने उन सबको हंसते हुए देखा और फिर जब अर्नव की कही हुई बातों पर ध्यान दिया तो एकदम से अर्नव को पकड़ने के लिए उठा। रुक जाओ बबुआ, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन अर्नव और उसके दोस्त सौरभ के उठने से पहले ही वहां से हंसते हुए भाग गए। अरे जाने देना बोंगर, डोंट पैनिक क्या। अमित ने सौरभ को वहीं बैठाते हुए कहा, बता दे रहा हूँ तुझे मैं, साला ये बाबा और उसके कनपुरिया बच्चे खुद में ही एक नंबर के गुरु घंटाल है, साला कहाँ से लॉजिक ढूंढ कर लाते हैं। सौरभ ने अमित की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए कहा। ओए बात तेरी और अर्नव की हो रही थी, ये बीच में कानपुर और मैं कहाँ से आ गया? पुलकित ने सौरभ की तरफ तिरछी नजरों से देखा। हाँ तो तू भी कनपुरिया और वो बित्ते भर का छोकरा अर्नव भी कनपुरिया, तो तुझे और कानपुर को तो बीच में आना ही था ना। सौरभ ने एक और होंठ सिकोड़ते हुए कहा। चले यार जाने भी देना, रवि ने सौरभ के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। जाने दे, वो बावला लड़का तो कब का भाग गया। पुलकित ने एक बार अर्नव की तरफ देखा जो वहां से भागकर अब गार्डन में लगे हुए झूले पर झूल रहा था और सौरभ की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा उठा। पर ये बवाल यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ क्यों आ रहा है? रवि के इतना कहते ही सबकी नजरें उस ओर चली गईं जिस ओर से वो पैरासाइट टहलते हुए उन लोगों की तरफ आ रहा था, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि जरूर इसके मन में कुछ चल रहा था।
हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन? अदम ये 2 कदम पीछे रुककर वहीं खड़ा हो गया था। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, रवि ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। ओ कम ऑन ब्रो, दिस इज ऑफ कोर्स माय बिजनेस, अदम ने उतनी ढिठाई से कहा और फिर मुस्कुराने लगा। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? क्यों बिना मतलब के घुसे जा रहा है तू? है? सौरभ ने आंखें तरीरते हुए कहा। बिना मतलब के तो मैं अपने सगे वालों से भी बात नहीं करता हूँ। नो, नॉट एट ऑल। हे मिस्टर एरोगेंट, अदम ने अब तक शांत बैठे हुए अमित की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। आप कोई डेविल को उकसाएगा तो फिर वो अपनी आने वाली हालत का जिम्मेदार खुद ही तो होगा ना। अमित ने एक तिरछी नजर अदम्य के ऊपर डाली और फिर उसी तरह से बैठ गया। There you, Mr. Devil, this is for you. यहाँ बच्चों के साथ बैठकर क्या टाइम पास कर रहा है तू? अगर सच में जिगर दिखाना चाहता है तो आजा फिर मैदान में और हो जाए 2-2 हाथ। अदम्य ने बड़े तैश में आकर कहा। पर इस बार उसकी बात सुनकर अमित पहले मुस्कुराया और फिर पुलकित की तरफ देखते हुए बोला कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब किसी विलायती बिल्ले की मौत आती है तो वो डेविल की तरफ भागता है। उसने अदम्य की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अमित की बात सुनकर सारे लड़के मुस्कुराने लगे, पर अदम्य के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। ये सारी कहावतें आज झूठी साबित होने वाली है मिस्टर रघुवंशी। ना मैं तो फिर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर और आजा मैदान में, नहीं तो फिर आज से मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना, क्योंकि बैड बॉय अपने राइवल को कभी सस्ते में नहीं छोड़ता है। बेटा छूटेगा तो आज तू नहीं, डेविल के चंगुल से। अमित अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। अब ये बता किस मैदान में आकर तेरी हवा टाइट करनी है? अमित भी अब अपने रियल फॉर्म में आ चुका था, द डेविल फॉर्म। अब बोल भी क्या करना है या फिर वहीं खड़े खड़े लुक देता रहेगा? अमित ने उसके चेहरे के सामने हाथ लहराते हुए कहा। एक फुटबॉल का मैच हो जाए? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तेरे इन कैप्टन और मेरे देहाती दोस्तों के बीच? अदम्य ने अमित के अगल बगल खड़े उसके दोस्तों को देखकर मुस्कुराकर कहा। फुटबॉल मैच? कहाँ? यहाँ? अमित ने कंधे उचकाकर कहा। यहाँ नहीं, अदम्य ने पीछे की तरफ चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए कहा, जहाँ सब तरफ रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। ओए, यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? पुलकित ने कुछ सशंकित भाव से पूछा। कैंट एरिया के स्पोर्ट्स ग्राउंड में? अदम्य ने धूर्तता से अमित की तरफ आंखों को छोटा करते हुए कहा। वहाँ क्यों? यहाँ क्यों नहीं? रवि को भी कुछ गड़बड़ लगने लगा था अब तक। सच अ सिली क्वेश्चन कैप्टन रवि, अदम्य मक्कारी से हंसते हुए बोला। यह तेरा घर है और अपने घर में तो हर कुत्ता शेर होता है, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा तो मेरे सो कॉल भाई को बुरा लगेगा। अमित की तरफ देखते हुए वो बोला। बोल है दाम, तो फिर अब से 1 घंटे बाद मुझे वहीं मिलना, मैं भी तो जरा डेविल की डेयरिंग देखूं। अमित के कुछ बोलने से पहले ही सौरभ ने कहा कि लेकिन रुकू, हम सब एक साथ अगर वहाँ जाएंगे तो फिर सब लोगों को शक नहीं हो जाएगा कि हम सब कहाँ जा रहे हैं? सोच लो, आना या फिर बिना आए बैड बॉय के सामने घुटने टेकने को तैयार हो, और तुम्हारी हार का इनाम तो तुम सब अच्छी तरह से जानते ही हो। अदम्य की कुटिल हंसी देखकर अमित का खून खौल उठा था। चल मैं अभी निकलता हूँ, वो कहना कि तेरे आने के स्वागत की तैयारी भी तो करनी है मुझे। सी यू, अदम्य ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया, पर फिर 2 कदम पीछे हटते हुए कहा कि आना जरूर, हाँ, जीतने ना सही तो कम से कम हारने ही आ जाना। अरे तेरी इस चॉकलेटी हीरो वाले चेहरे को तबीयत से धुलना जो है मुझे। अदम्य ने एक आंख विंक करते हुए कहा और वहाँ से विस्लिंग करते हुए निकल गया। तूने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया डुक्कू? रवि ने पीछे से जाते हुए अदम्य को गुस्से से घूरते हुए कहा। हाँ यार, इस साले ने वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड में बुलाया और वो भी अपने दोस्तों को बुलाकर। आई टोल्ड यू यार डुक्कू, ये साला जंगली बिल्ला जरूर कुछ तिगड़म भिड़ाए बैठा है। अभी आज इसका कॉन्फिडेंस कुछ दूसरे लेवल पर लग रहा था। पुलकित भी रवि की बातों पर राजी था। सो व्हाट, डेविल इज ऑलवेज अ डेविल, नो मैटर वो घर हो या फिर बाहर। और वैसे भी वो इशारों में अपनी जीत का इनाम सोनम को बता कर गया। अगर ये सिर्फ एक गेम चैलेंज होता तो शायद मैं उसे जाने भी देता, पर उसने इस चैलेंज में सोनम को शामिल करके खुद की तबाही को न्योता दिया है। एंड आई स्वेयर, डेविल अपने दुश्मन को भी एक मौका जरूर देता है, और फिर देखा जाए तो ये भी तो एक तरह से मेरा रिलेटिव ही हुआ। अमित ने गुस्से में अपने दांतों को चबाते हुए कहा। फिर सब लड़के अमित की तरफ देखने लगे। लेट्स डू इट बॉयज, अमित ने आदेशात्मक लहजे में कहा और वहां से निकल गया अंदर घर की तरफ। माँ कहाँ हैं आप? डुग्गू हॉल से चिल्लाते हुए अंदर की तरफ जा रहा था। अरे पुत्र जी ठंड रखो, वो अंदर ही है, किसी काम में लगे हुए हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हॉल में बैठे हुए कुछ रिश्तेदार अमित के इस तरह से अधीरता से चिल्लाने पर मुस्कुराते हुए बोले, पर अमित उन लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना सीधे अंदर घुस गया। माँ, मैं किसी जरूरी काम से जरा बाहर जा रहा हूँ। कविता जी आखिर उसे दिखी गई, जो रागिनी जी के साथ बैठकर आज शाम की संगीत पार्टी के लिए गानों की प्लेलिस्ट को सॉर्ट आउट कर रही थी। डुग्गू कहाँ था तू? देख तो, मैंने और तेरी माँ ने मिलकर कुछ गानों को सॉर्ट आउट किया है, जरा एक नजर देख ले और बता दे तू किस गाने पर परफॉर्म करेगा। रागिनी जी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मासी, ये सब मेरे बस का नहीं है, और आप दोनों जानती हैं कि मैं ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, सो फॉरगेट इट। डुग्गू ने लापरवाही से कहा और कविता जी की तरफ देखते हुए फिर से बोला, माँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, दोपहर को खाने तक आ जाऊंगा। अरे पर डुग्गू, आज तेरी बहन का संगीत है और उससे भी बढ़कर तेरे लिए कोई और काम है क्या? कविता जी के हाथ रुक गए थे। माँ ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी अर्जेंट, और उस झल्ली के लिए तो मैं आज सारी रात रत जगह करने को तैयार हूँ, और बस अभी मैं जा रहा हूँ। दादी या पापा पूछे तो बता देना मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड गया हूँ। डुग्गू ने अपनी ट्रैक सूट की जिप बंद करते हुए कहा। स्पोर्ट्स ग्राउंड? पर डुग्गू वो तो बहुत दूर है यहाँ से। रागिनी जी ने भी चिंता जताई थी डुग्गू की बात सुनकर। मासी डोंट वरी, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। आप तब तक अच्छे अच्छे गानों की प्लेलिस्ट तैयार करके रखो, क्या पता झल्ली को मनाने के लिए मुझे किसी गाने पर डांस करने का मन हो ही जाए। डुग्गू ने रागिनी जी को दोनों कंधों से दबाते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, पर छोड़ मुझे, नहीं तो मेरे कंधे ही झुक जाएंगे। रागिनी ने अमित के हाथों को अपने हाथों से मारते हुए कहा। अच्छा माँ, वो डुग्गू कहते कहते रुक गया था।
हाँ हाँ तू जा, मैं सोनम का ध्यान रखूंगी और उसे अपने साथ ही रखूंगी, कविता जी ने हंसते हुए कहा। अमित मुस्कुराकर कविता जी के गले लग गया और बोला, थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट माँ इन द होल वर्ल्ड। और उसने कविता जी के माथे पर किस किया। अमित वहां से चला गया और कविता जी बोली, ये लड़का भी ना। और फिर वो अपने काम में लग गई। गैलरी से गुजरते हुए अमित के कदम एक बार फिर से अवनी के कमरे की तरफ मुड़ गए, जहाँ सोनम अपने लिए आज रात को पहने जाने वाले कपड़ों की भीड़ में घिरी बैठी थी। पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अवनी धरा के साथ, जो कि अंबर की पत्नी थी, पार्लर गई हुई थी, नहीं तो वही उसकी हेल्प कर देती ड्रेस सेलेक्ट करने में। ये सब क्या कर रही हैं आप? अमित ने अंदर कमरे में जाकर पूछ लिया। देखिए ना साहिब, हमें आज रात को पहनने के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतनी सारी ड्रेसेस में से हम कौन सी पहने। सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर से उन्हीं कपड़ों के ढेर में खो गई। आप कुछ भी पहन लीजिए, आप पर तो सब जचता है। अमित कुछ देर के लिए अदम्य और उसके दिए हुए चैलेंज को भूल गया था। वो भी क्या करता, सोनम को अपने आसपास पाकर वो खुद को भी भूल जाता था, तो फिर वो मरा जंगली बिल्ला भी कोई याद रखने की चीज थी। आप हमारी हेल्प करेंगे? सोनम ने